Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to you all on this very prestigious platform, and I welcome to you all on the behalf of the Academy of South Punjab. Today's session is all about the upcoming jobs of educators. Those are expected to be announced by PPSC very soon. उसके बारे में आज हम ये जो हमारा सेशन है ये 2 से 3 हिस्सों पर बेसिकली मुहित होगा। सबसे पहले तो जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस किस्म की जॉब्स आ रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दूसरे स्टेज में हम देखेंगे कि आप उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। और थर्ड फेज में हमारे पास 2 हमारे गेस्ट हैं। हमारे पास मिस महक फातिमा एंड सर तारिक साहब। उनसे हम वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट एट द लास्ट वी विल टेक योर क्वेश्चंस एज वेल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, इसको आज हम जैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए तो हम सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्डली इस जॉब की नेचर के ऊपर जाएंगे और ये जॉब के ऊपर जो जिस किस्म की जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं उसकी नेचर क्या है, उसके अंदर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह का क्राइटेरिया होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बिगनर्स जिन लोगों को अभी इसकी हाउ नो नहीं है, मैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स जो है वो स्टार्ट करूंगा। 3 तरह के एजुकेटर्स जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। इसके अंदर अब पहले जो हमारा प्राइमरी स्कूल का एजुकेटर होता था जिसको हम ईएससी बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, उसको 9वां स्केल दिया गया था। अब जो है वो उसका स्केल जो है ही इज इन 14 स्केल। एंड जो उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है वो सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। ये इसका ग्रेड जो है वो 15 है। एंड इस तरह जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर है उसको 16 ग्रेड दिया जाता है। और ये सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं। हर स्कूल के अंदर पहले एक इलेक्शन होती है कि कौन कौन सी सीट्स खाली हैं, फिर उसका एक ऐड होता है कंसोलिडेट करके। तो वो डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पे पहले रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन 2020 के अंदर जो नया फार्मूला बनाया गया तो वो जो रिक्रूटमेंट हुई वो पीपीएससी के जरिए हुई, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। अगर आपका डोमेसाइल जो है वो लाहौर का है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आपका डोमिसाइल जो है वो साहिवाल का है तो आप साहिवाल के अंदर ही अप्लाई करेंगे, और आपके जो मद्दे मुकाबल लोग होंगे वो भी आपके अपने डिस्ट्रिक्ट से होंगे। तो बेसिकली जो एजुकेटर्स हैं उनको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें कि एक आर्ट्स के एजुकेटर और एक साइंस के एजुकेटर्स। सो उनको जो पहले जो आज से पहले जब 2018 के अंदर रिक्रूटमेंट्स हुई है, उससे पहले रिक्रूटमेंट्स होती थी तो डिफरेंट एक स्ट्रेटजी होती थी। हर साल एक नया रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनती है। कभी आप साइंस और आर्ट्स के अलावा टेस्ट के अंदर भी डिफरेंस होता है कि अगर 14 स्केल का उसका सिलेबस और होगा, 16 का है उसका सिलेबस और होगा। एंड हमने देखा कि पास्ट में जो 16 है उसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट भी हुई, लाइक एसएसटी एसएससी इंग्लिश, एसएससी बायो, एसएससी केमिस्ट्री, इस तरह से रिक्रूटमेंट भी हुई। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है और देर आर वेरी मीगर चांसेस कि ये चेंज हो, तो वो जो फार्मूला है वो ये है कि आपके आर्ट्स के जो कैटेगरीज हैं उसके लिए सिलेबस एक ही है। टेस्ट की नौइयत उसका डिफिकल्ट लेवल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आर्ट्स का चाहे वो प्राइमरी का है, चाहे मिडिल एलिमेंट्री का है, चाहे सेकेंडरी का है, वो एक ही तर्ज का जो सिलेबस पीपीएससी ने दिया है वो एक ही है। इसी तरह साइंस का चाहे वो प्राइमरी का है, चाहे वो एलिमेंट्री का है, चाहे सेकेंडरी का है, वो सिलेबस उसका फार्मूला वो सेम ही है, उसी को जो है वो लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि ये चेंज हो, बहुत कम चांसेस हैं। अभी एग्जिस्टिंगली जो मियाँ वाली और रावलपिंडी के अंदर रिक्रूटमेंट्स हुई वो इसी फार्मूला के तहत हुई थी। तो लेट्स सी अगर कुछ चेंज आई तो वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, वो बहुत थोड़ी सी किस्म की चेंज होगी उसके अंदर। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका मास्टर्स है इन अ सब्जेक्ट, सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स, आर्ट्स की हम बात करें तो सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिसमें आपके आपका पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी।
और इसके अलावा इनके इक्विवेलेंट लाइक अगर पाकिस्तान स्टडी है तो आईआर जो है वो उसके इक्विवेलेंट है, उसका एचईसी ने इक्विवेलेंस उसका जारी किया हुआ है। तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनको इन कोर सब्जेक्ट्स का इक्विवेलेंस हासिल है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तमाम सीट्स के ऊपर, जो आर्ट्स की हैं, प्राइमरी की है, एलिमेंट्री की है एंड सेकेंडरी की है। इसके बाद जो साइंस के जो हमारा मास्टर्स होते हैं साइंस के अंदर, जो साइंस की सीट्स हैं उसके अंदर भी प्योर साइंसेस के सब्जेक्ट जो स्कूल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड उनके इक्विवेलेंट लाइक के जो एनवायरमेंटल साइंसेस है वो इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट हैजिंग इक्विवेलेंस टू बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को इसकी हासिल है, बायोटेक्नोलॉजी को हासिल है, तो वो लोग भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोवाइडेड दैट कि एड के अंदर लिख ना दिया जाए कि ये जो है वो नहीं होगा अप्लाई, लेकिन अगर एड के अंदर आ भी जाता है तो ये पूरे पंजाब की बात है, तो कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा और उसको रिलीफ मिल जाएगा और सारे लोग फिर उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि जिन लोगों का कोर सब्जेक्ट्स नहीं होता, लाइक बायो नहीं है और वो एनवायरमेंटल साइंसेज है, उनके लिए बड़ा मसला होता है कि उन लोगों ने उनसे compete करना होता है जिन्होंने कोर सब्जेक्ट्स को, प्योर साइंसेज को पढ़ा हुआ है। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हो गई। रिक्वायरमेंट्स के बाद जो है अब हम सिलेबस को देखते हैं, दोनों तरह में डिवाइड करते हैं। पहले डिफरेंट रहा है पिछली रिक्रूटमेंट्स के अंदर जो 2018 या उससे पहले थी उनके ऊपर डिफरेंट रहा, लेकिन अब जो है वो प्योरली जो है वो तमाम सीट्स 14, 15 एंड 16 के लिए आर्ट्स की जो सीट है उसके ऊपर 100% जो सिलेबस है वो जीके है। सारे का सारा जो जो सिलेबस है ना वो जीके पर मुहित है कि जीके के आपका जो तैयारी करेंगे तो उसी में से, जैसे वन पेपर एमसीक्यू होता है बीपीएससी का, उसमें से 100 मार्क्स का एमसीक्यू का टेस्ट होगा। उसके कोर एरियाज क्या हैं? पाकिस्तान स्टडीज में हिस्ट्री आ गई, जियोग्राफी आ गई आपकी, इस तरह से जो है। इसके बाद इस्लामियात आ गई, इस्लामिक हिस्ट्री आ गई, आपका वर्ल्ड जनरल नॉलेज आ गया। वर्ल्ड जनरल नॉलेज के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सारा आ गया। बेसिक उर्दू, बेसिक इंग्लिश, बेसिक जनरल साइंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारे का सारा जो जनरल नॉलेज के सिलेबस का आर्ट्स वालों का टेस्ट होना है। 9th स्केल के लिए भी, सॉरी 14 स्केल के लिए भी, 15 के लिए भी, 16 के लिए भी। अब उसके डिफिकल्ट लेवल यकीनी तौर पे डिफरेंट होगा कि जो प्राइमरी के लिए ले रहे हैं उसका थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होगा और सीट्स भी ज़्यादा होती हैं तो कंपटीशन भी कम होगा, मेरिट कम पे आके रुकेगा। इसी तरह जो ऊपर जैसे ऊपर जाते जाएंगे सीट्स कम होती जाएंगी, इसका मेरिट जो है वो हाई होता जाएगा। ऑलवेज जो प्राइमरी की सीट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, एलिमेंट्री की थोड़ी कम होती हैं और सेकेंडरी स्कूल्स भी कम होते हैं और उनके अंदर सीट्स भी फिर ला मोहल्ला जो है वो कम ही होती हैं। अगर हम साइंसेस की बात करें तो साइंस के दो पोर्शन है। एक पोर्शन में 20 नंबर का जीके है, दूसरे पोर्शन के अंदर आपकी जितनी भी प्योर साइंसेज हैं जो स्कूल लेवल में पढ़ाई जाती हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन सब में से 80 नंबर का आपका टेस्ट बनेगा। अब वो जो 20 नंबर का जीके है वही एरियाज जो आर्ट्स वालों ने तैयार करने हैं वही एरियाज आपने करने हैं, लेकिन आपके सिर्फ 20 नंबर का उसमें से आएगा। जबकि जो साइंसेज हैं, साइंसेज के अंदर सारे का सारा मिला के चारों साइंसेज की फील्ड्स में से 80 नंबर का आएगा पेपर। और इसका जो एरिया लिया जाएगा वो आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, इन एरियाज में से ये क्वेश्चंस होंगे मोस्टली। अब जो टेस्ट होगा वो मैंने आपको बता दिया कि 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका के अंदर पीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप गलत करेंगे तो आपका वो नंबर भी कटेगा और साथ में 2.5 मार्क्स जो हैं, 0.25 मार्क्स जो हैं वो मजीद भी कट जाएंगे। अब हम इसके दूसरे जो हमारे सेमिनार का जो दूसरा मरहला है, दूसरा हिस्सा है, उसके ऊपर आते हैं। तो वो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है कि इसको आपने तैयार कैसे करना है। अब सबसे पहले आर्ट्स के एजुकेटर्स की बात करेंगे कि उनका है 100% जीके का, कि सारे का सारा जो उनका जो सिलेबस है वो जीके का है। ये अपने कैम्स ऑफ कर ले सारे लोग। उसका जीके क्या है? तो जीके के अंदर जो मेजर एरियाज हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री है, जियोग्राफी है पाकिस्तान की, करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड जीके है। वर्ल्ड जीके के अंदर ओशंस, तमाम कॉन्टिनेंट्स, तमाम ओशंस, तमाम स्टैटिक जीके, इसके अंदर जितनी भी जो एक जनरल नॉलेज के अंदर एक चीज़ें आ सकती हैं, जिसकी एक पूरी आउटलाइन है हमारे पास, वो आपसे शेयर कर देंगे।
इस्लामियात, उर्दू, बेसिक इंग्लिश, जनरल साइंसेज एंड मैथ्स, इसके ऊपर एक मुहीत आपका पेपर आएगा 100 मार्क्स का। अब ये जनरल नॉलेज का वो वाला पोर्शन है जो अमूमी तौर पे वन पेपर एमसीक्यूज के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसकी तैयारी में जब आप करते हैं वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी, तो वो यही सिलेबस होता है। अब उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपने एरियाज को डिफाइन कर लेना है कि ये एरियाज हैं, और एक वक्त में एक एरिया को लेके चलें। और इसके लिए रिकमेंडेड की जो किताब मैं बता रहा हूँ, ये सोर्सेज बता रहा हूँ, उसमें आप अहमद नजीब साहब की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी हैवी है। उसमें से चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। पहली दफ़ा आप जब देखेंगे तो आपके वैसे ही आप मतलब कहेंगे कि यार ये कैसे, हाउ इज पॉसिबल कि मैं इस सब को। ये आप कैम ऑफ करें अपना, ये Vivo 1 0606, ये आप अपना कैम ऑफ करें। सो उसका उसके बाद या उसके साथ का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की, ये किताब भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अगेन इसमें से चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। अगर किसी ने कोई पेपर देखे हो पास, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ मैंने करनी है, ये चीज़ जो है वो ऐसी हैवी है, वैसी किताब के लिए डाल दी उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए, उसको थोड़ा लेंथी बनाने के लिए। फिर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि पढ़ लेना ही काफी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए जितनी भी वन पेपर एमसीक्यूज की किताबों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओल्ड बुक सेंटर से ले लें, जहां से ले लें, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्किल जनरल नॉलेज में आपकी ग्रिप बनेगी। होता यह है कि आपको जब आप जाके बैठते हैं तो जो आपके डिस्ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं ना एमसीक्यूज टेस्ट के लिए, वो एक्चुअली यूं नहीं होते कि आपको वो पूछेगा कि जी आपको पूछे कि अमेरिका का जो जो कैपिटल है वो कौन सा है, और साथ में वो सारे के सारे शहर एक अमेरिका का शहर हो, बाकी सारे पाकिस्तान के डाल दे, तो एक आम बंदे को ही पता लग जाएगा यार ये तो पाकिस्तान के, अमेरिका का तो ये हो। ऐसा नहीं होता। वो जो एमसी डिस्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, एक जवाब के अलावा जो 3 जवाब होते हैं, वो यूं लग रहे होते हैं कि यार ये भी सही लग रहा है मुझे, ये भी सही लग रहा है। तो परफेक्टली सही वही करके आता है जिसने बार बार प्रैक्टिस की है, जिसको पता है कि मैंने डिस्टिंग्विश कैसे करना है जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे। अब उसके लिए किताबों पे भरोसा जो है, या किताबों का सर खाना जो है, वो कोई अब डिजिटल दौर में वो नहीं रहा। अब ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाके, पाकिस्तान पाक एमसीक्यूज के नाम से वेबसाइट है, इजी गो लर्निंग के नाम से है, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के लिए एग्जाम विडा के नाम से है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जाके गूगल पे जाके आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किताब नहीं याद रह रहा कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो आप सिंपली जो है वो लिखें गूगल के ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस, कोई भी एक टॉपिक है लाइक के माउंटेन रेंजेस ऑफ वर्ल्ड, तो वो खुद ही जो गूगल जो सबसे ज्यादा बेस्ट सर्चेस होंगे वो आपको उसकी हायरार्की में ले आएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग के बाद रिवीजन जो है बड़ी जरूरी है। अब आखिर में मैं आपको एक गोल्डन टिप शेयर करूंगा इसका कि कैसे आप नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करेंगे, एंड देन आप सबसे बेहतर तरीका है कोई अच्छा कमिटेड सा बंदा ढूंढें जिसके साथ पेयर करें, और रोजाना का काम एक दूसरे को चेक कराएं, वो आपका टेस्ट ले ले गूगल फॉर्म पे बना के, आप उसका ले लें। कमिटमेंट इज अ की टू सक्सेस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हम अपने ऑनरेबल जो हमारे यहाँ पे गेस्ट स्पीकर हैं उनसे भी पूछेंगे कि कमिटमेंट किस हद तक जरूरी है इस काम के लिए। सो साइंस वालों के लिए, आर्ट्स की बात होगी, साइंस वालों के लिए, साइंस वालों के लिए ये है कि ये ना आपका जो सिलेबस उन्होंने दिया है ना पीपीएससी के लिए, बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। देखें, आपने एक चीज में मास्टर्स किया होगा, मैथ में किया होगा, फिजिक्स में किया होगा, बायो में किया होगा। अब जो बायो वाला बंदा है उसको जब मैथ्स के क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे ना, उसको बड़ा मुश्किल लगेगा। जो फिजिक्स वाला है उसको जब बायो की क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, बायो के एरियाज तैयार करने पड़ेंगे जो उसने सिर्फ एफएससी या मैथ्स में पढ़े थे, तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसका हल ये है कि आप सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। कॉन्सेप्ट्स जैसे जैसे आते जाएं, आप उनको पूरी किताबों को नहीं पढ़ सकते, आप मार्केट से जो है ये मुख्तलिफ कंपनीज के पेपर्स होते हैं जो बच्चों को हम लगवाते हैं, मॉडल पेपर, वो खरीद ले, चैप्टर वाइज पेपर, उसमें से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, आपका थोड़ा ग्रिप बन जाएगी उसके ऊपर। अपना जो एरिया उसको बहुत स्ट्रेंथन करें। मिसाल के तौर पे आप अगर आपका ग्रेजुएट जो है आप मैथ्स में हैं, तो आप कहेंगे अगर मैथ्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे उसमें से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए।
ताकि मैं अगर मेरी जो कसर जो निकलेगी मेरे, मैं जो बैक पे जाऊंगा बायो वाले पोर्शन में, तो वो मैं इधर से निकाल के चलूँ। अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग करें, बाकी जो एरियाज हैं उनका बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, और वही टिप्स के कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस को लेके चलें। जर्नल नॉलेज आपको बहुत इजी किस्म का आएगा, लेकिन उसको आपको, आपके पास ऐसा कोई सोर्स हो जिसमें से आपको कोई बताने वाला हो कि ये चीज़ें यार कर लो, तो आपका जो है ना वो हो जाएगा। इसके बाद मैं जो है ना हमारे अपने जो सेशंस हैं उनकी बात करूंगा। तो अक्सर सवाल आता है कि क्या सर तैयारी के लिए एकेडमी के जाना या एकेडमी करना ज़रूरी है। तो मैं कहता होता हूँ कि नहीं, अगर आप कमिटेड हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है कि मैंने कैसे तैयार करना है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन लेकिन एक एग्जांपल है कि एक बंदा है, उसके पास दो लोग हैं, दोनों लोगों को एक टास्क दिया गया कि आपने ज़मीन खोदनी है। एक ज़मीन सामने पड़ी है, उसको खोदना है आपने। एक के पास एक औजार है प्रॉपर उसको खोदने वाला, जिससे ज़मीन खोदती है वो है, और एक के पास आम एक लकड़ी है। दोनों एक ही जितने जान के हैं, एक ही उम्र के हैं, कमिटेड भी दोनों हैं, दोनों मार रहे हैं। रिजल्ट किसको ज़्यादा मिलेगा? जिसके पास बकायदा औजार है। तो ये एकेडमीज जो है, ये कोचिंग जो है, वो आपको डायरेक्शन फराहम करती है। वो टाइम जो आप इररिलेवेंट चीज़ों को सीखने में लगाते हैं, इररिलेवेंट जाते हैं, इधर उधर करते हैं, वही टाइम आपका बच जाता है, और यही आपको जो है ये कोचिंग आपके लिए फायदेमंद होती है। बाकी पढ़ाने वाला चाहे जो है वो सर सैयद हो, अगर आप खुद नहीं काम करना चाहते तो आप नहीं काम करना चाहते, आपका नहीं होगा। अगर आप खुद कमिटेड हैं, आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, रोजाना की क्लासेस से ये होता है कि आपको जरा रोजाना क्लिक होता है कि यार मैंने पे किया हुआ है और मेरी क्लास है, तो मैंने उसको लेना है, मैंने ये काम करना है, तो एक स्मूथली आप वर्किंग में आ जाते हैं, एक रूटीन में आ जाते हैं। हाँ, हमारी जूम की क्लासेस होती हैं, घंटा डेढ़ घंटे की रोजाना क्लास होती है। हर क्लास के बाद, और ये हमारा पूरे पंजाब के अंदर वाहिद सिस्टम है जो हर क्लास के बाद, जो हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी अटेंड कर रहे हैं, दे आर विटनेस, कि हर क्लास के बाद हम पीडीएफ की शक्ल में हमारी अपनी स्लाइड्स जो होती हैं वो शेयर कर देते हैं। स्टूडेंट चाहे तो उसको सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ ले, उसको प्रिंट निकाल के पढ़ ले। वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो सेलेक्टिव हैं। वो ये नहीं कि अहमद नजीब की किताब के अंदर जो, ये अपना कैम ऑफ करें वीवो, ये अहमद नजीब है या कोई भी किताब, उसके अंदर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको, जब शुरू करेंगे तो आप, इतनी ज़्यादा किताबें हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल होती है कि बंदा देख के परेशान हो जाता है, नहीं यार जीके तो मेरे बस का काम नहीं। यहाँ पे वो चीज़ जो पास पेपर्स के अप्रोच के मुताबिक जो करनी ज़रूरी है, बस वही दी जाती है, वो आपके प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हम टेस्ट भी लेते हैं, जैसे कोई एक हमारा सेशन खत्म होता है वो टेस्ट लेते हैं, और हमारा एक दफ़ा का जो ज्वाइन करता है सेशन, उसको जितने भी हमारे बाद में आने वाले बैचेस के टेस्ट होते हैं, हम उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, ताकि वो उसको जो है वो अगर प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मिलती रहे। देन हम अपनी वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे टेस्ट उसके ऊपर LMS के ज़रिए होंगे। देन हमने ऑफलाइन लेक्चर्स की रिवीजन के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई है। यूट्यूब के ऊपर एक रिस्ट्रिक्टेड लिंक होता है कि जिसको आम बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, जिसको आप लिंक भेजेंगे उसी को भेजेंगे। जो हमारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि लाइक इंग्लिश के ग्रामर का है, कोई खास टेक्निकल सा है, वो पता है कि अभी स्टूडेंट को एक घंटे में समझ नहीं आनी, ये कॉन्सेप्ट को बार बार जाके चेक कर ले तो इसको पल्ले पड़ जाएगा। कोई मैथ का इस तरह से है, कुछ जियोग्राफी का मैपिंग है, हम वो अपनी जो रिकॉर्डिंग है वेब की हमारी लेक्चर की, वो हम उस लिंक के जरिए ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो लिंक ना तो किसी और को फॉरवर्ड हो सकता है, और ना ही कोई बंदा, आम बंदा जाके यूट्यूब के ऊपर उसको सर्च कर सकता है। तो जिसके पास लिंक होता है सिर्फ वही उसको सुन सकते हैं। फिर हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच है वो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ी प्रोफेशनल है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, ये कोई लेक्चरर, ये कोई स्कूल टीचर, ये कोई कोई बंदा जो है वो इनकी प्रिपरेशन नहीं करवा सकता। बहुत सारी जगहों पे देखा है मैंने, करवा रहे हैं लोग। इसके लिए जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है, इसको इसीलिए कहते हैं, इसके लिए एक अप्रोच चाहिए जो एक मुकाबलाती निज़ाम के लिए या मुकाबला जाती जो टेस्ट हैं उनके लिए एक खास किस्म का अप्रोच चाहिए। आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको एक एक विजन चाहिए कि यार मैं एक मुकाबले के इम्तिहान में बैठने वाला हूँ। ये कोई आम सा किसी बीए का, एफए का, एमए का एग्जाम नहीं है। पढ़ाने वाले बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते होंगे या पढ़ा सकते होंगे, लेकिन इसके लिए ऐसे बंदे ही करवा सकते हैं वो काम जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तजर्बा हो, जो कि बैठे हुए हों, जिन्होंने वाकई जो है वो इसको अटेम्प्ट किया और पता हो कि फ़िज़ा कैसे बनती है, आप मुकाबले के इम्तिहान के लिए हिम्मत कैसे पकड़ते हैं,
अपना जज्बा कैसे जवान रखते हैं। तो दैट इज़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल विद अस। इसको मज़ीद हम अपनी टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं और अच्छे से जो कोचेज़ हैं उनको भी हम अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के लिए जो जनरल नॉलेज है उसके मेजर एरियाज मैं करवाता हूँ, जो बाकी साइंसेज और मैथ्स के एरियाज हैं वो हमारे साथ हमारे कुछ कोलीग्स इन टच हैं, जैसे कि अभी तारिक साहब हैं, मिस महक फातिमा हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, दे विल बी इंशाल्लाह। अच्छा, अब उनकी तरफ हम जाने से पहले मेरी लास्ट बात है वो ये है कि गोल्डन टिप्स जो हैं कि जो एक अप्रोच जो कि जनरल नॉलेज का कोई भी बंदा इस बात को पल्ले से बांध ले, अगर उसने अपने आप को जनरल नॉलेज के टेस्ट के अंदर कामयाब करवाना है तो भाई एमसीक्यूज की डाइसेक्शन करना सीख लें। आपको एक दफ़ा अपनी हिस्ट्री पढ़ ली, वो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री है कोई भी चीज़ है ना जिसको एक तो इसका कॉन्सेप्ट आपके होने ज़रूरी है। उसके बाद जो आप ना एमसीक्यूज का डाइसेक्शन करना आप सीख लें। उसको कैसे करेंगे कि मिसाल के तौर पे आपके सामने आप कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी जगह एमसीक्यूज की, वहां पे आ गया यूएनओ, व्हेन वाज यूएनओ एस्टैब्लिश्ड, यूएनओ कब बनी। अब यहीं पर आपने यूएनओ को का ऑपरेशन कर देना है। यूएनओ का वर्ड किसने दिया, यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, अब कौन सा है, सबसे ज्यादा उम्र वाला सेक्रेटरी जनरल कौन सा था, सबसे लंबे अरसे वाला सेक्रेटरी जनरल कौन सा था, इसके कितने इदारे हैं, कितनी स्पेशलाइज एजेंसी हैं। एक जगह आप इसका पूरे का पूरा ऑपरेशन कर दें, ये वाली अप्रोच आप बना लें, आपके एमसीक्यूज टेस्ट जो हैं आपको तैयार होना शुरू हो जाएंगे। आपका जनरल नॉलेज का इससे बेहतर मैकेनिज्म या इससे बेहतर स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। फिर न्यूटन का मिसाल के तौर पे साइंस वालों के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ पे आप इसके डाइसेक्शन कब दिया था, इसने किस किताब में दिया था, दूसरा लॉ कौन सा है, तीसरा लॉ कौन सा है, इसके अगेंस्ट किसने क्रिटिसिज्म किया है, ये सारा जब आप तैयार कर लेंगे, आप दावा है कि आपका जो टेस्ट है वो रहेगा नहीं। अब लास्ट में मैं अब हमारे जो मेरे जो एजुकेशन के रिलेटेड बैजेस हैं, एजुकेटर्स के, पीपीएससी एजुकेटर्स के हेड्स के, उसमें से कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिया है, कुछ लोगों का जो रिसेंटली एलोकेट हुए हैं। समन कबीर हैं, ये पीपीएससी के जो 2020 के एजुकेटर्स थे उसमें ये पिंडी कोटली सतिया के अंदर रावलपिंडी में ये 16 में एसएसटी हैं, स्कूल का नाम भी इनका लिखा है। और इसके बाद इन यहाँ आपदा दीदी हैं हमारी एसएसटी एफपीएससी हुई हैं ये, और ये भावलपुर में पोस्टेड हैं, लोधरा से बिलोंग करती हैं। अली हसन खालिद इनका रिटर्न क्वालिफाई है एसएसटी एफपीएससी का। मोहम्मद याया हैं, ये एलोकेट हो गए हैं एसएसटी एफपीएससी में, लाहौर में जॉब कर रहे हैं। आयशा शहीन एफजी पब्लिक स्कूल्स के अंदर बहावलपुर कैंट में ये जॉब कर रही हैं। और अभी रिसेंटली शाजिया शौकत खानेवाल से हैं, ये 2021 का जो अभी लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट है ये इनका क्वालिफाई हुआ है, रिटर्न इनका करीब इंटरव्यू होने वाला है। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं जो हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ अब हमारी ऑनरेबल गेस्ट मिस महक फातिमा से कि वो हमें चंद चीज़ों के ऊपर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम मिस महक फातिमा, आर यू हियर? जी वालेकुम सलाम। Yes, I have given you hosting मैंने थैंक आपको यू। दे दी। वेलकम टू यू इन दिस सेमिनार। सो हम आपसे एस्पिरेंट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैं एक आपसे स्टार्ट करता हूँ, बाद में कोई पूछना चाहेगा तो। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जैसे ये अब एजुकेटर्स का भी पीपीएससी से आ रहा है और आप माशाल्लाह अपने पीएमएस क्वालिफाई किया, नाउ आपका सीएसएस जो है वो रिटर्न क्वालिफाई हुआ है और आपका इंटरव्यू माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हो गया इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल फॉर योर एलोकेशन इन वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप्स। सो अब ये बताइएगा कि ये क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी चीज़ क्या है आपके नज़दीक? जी मेरे ख्याल में दो चीज़ें एक कैंडिडेट में होनी चाहिए। नंबर 1 ह्यूमन इंटेलिजेंस और नंबर 2 हार्ड वर्क। और अगर इन दोनों चीज़ों को आप मिला दें, यानी इंटेलिजेंस भी है साथ साथ आप हार्ड वर्क भी करें, तो इसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क ये नहीं होता कि आपने बस 4 हफ्तों में तैयारी की और आप एग्जाम में बैठ गए और आप समझते हैं कि आप बहुत लाइक हैं, आप पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपने इंटेलिजेंटली काम करना है, एक प्लान के साथ काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं करें तो भी आप
कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास रोड मैप नहीं है, आप इंटेलिजेंटली वर्क नहीं करे, तो फिर आपको तो 5-6 साल लग जाएंगे कोई भी एग्जाम पास करने में। एग्जैक्टली, थैंक यू। एंड इसमें ना रीडिंग का अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पढ़ना है लेकिन स्टार्ट कहाँ से लें, कभी पढ़ने की आदत नहीं रही। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है ना, पढ़ने की मुताले की आदत तो नहीं होती। एक बिगनर जो है वो चाहता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आऊँ, तो वो रीडिंग का उसको अभी नहीं है, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो बैठता है, नींद आने लगती। तो रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप की जाए, कैसे बंदा अपने आप को जो है वो इस तरफ ला सकता है कि रीडिंग की हैबिट डेवलप हो, मेहनत की डेवलप हो, टाइम बुक्स के साथ गुजार सके, काम के साथ गुजार सके। जी, रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो वन पेपर है या डिस्क्रिप्टिव भी अगर आपका कोई एग्ज़ाम आ गया है, तो इसमें कैंडिडेट्स 2-3 काम कर सकते हैं रीडिंग डेवलप करने के लिए। अगर तो आप बिगिनर हो ना, तो आप छोटी किताबों से स्टार्ट करो, ठीक है? आप बड़ी-बड़ी बुक्स ना लेके आएँ, जिनकी तैयारी में आपको जिनको पढ़ने में आपको 4-4 महीने लग जाएँ, ऐसा नहीं करें आप। ये आप म्यूट कर लें जो लोग अभी। ये निदा, आप म्यूट करें, निदा इब्रार। जी, अच्छा, तो पहले आप छोटी किताबों से स्टार्ट करें, बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स खरीद के ना लेके आएँ। अभी जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है हामिद खान की, वो इतनी बड़ी किताब है, तो वो आपको पढ़ते-पढ़ते ही 3-4 महीने लग जाएँगे, तो आप वो क्यों किताब पढ़ोगे? तो छोटी बुक्स जो होती हैं, आप सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, वो उसमें सिर्फ 280 आर्टिकल्स हैं, आप इज़िली वो 5 टू 6 डेज़ में आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेर-ए-क्त आप पढ़ सकते हो। और वो हामिद खान की बुक से काफ़ी बेहतर है अगर आपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है। सेकेंडली, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करो। आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करो, अगर आपको फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है आप फॉरेन पॉलिसी की बुक स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप अचानक से आउट ऑफ अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप स्टार्ट करोगे, आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा कि आप वो पढ़ो। कुछ लोगों को लिटरेचर का शौक होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि वो नॉवेल्स जो सिंपल नॉवेल्स होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं, शेक्सपियर या थॉमस हार्डी के नॉवेल्स ना लेके आएँ, जो सिंपल जो आजकल जो लिटरेचर जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है वो बहुत ईज़ी होता है। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा राइटर्स अवेलेबल हैं, आप किसी का भी नॉवल ले सकते हो। तो इस तरह ग्रेजुअली चलो, जब आपकी बेस बन जाए रीडिंग की, आप हर रोज़ 2-2 3-3 घंटे रीड करना स्टार्ट करो, फिर आप थोड़ा अपना लेवल अपग्रेड कर लो। आप मुश्किल किताबें या बड़ी किताबें भी आप लेके आएँगे, तो आपका खुद दिल चाहेगा कि हाँ, मैं पढ़ूँ। और जब आप साथ-साथ पढ़ते हो तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते रहो, ताकि वो आपके दिमाग में भी फिट होता रहे, वरना आप सब भूल जाएँगे। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई बड़ी गोल्डन सी टिप जो है वो स्टूडेंट के लिए, जो आप कहें कि ये मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ खास है। बस आप मेहनत करते रहें और आप जो चाहते हैं वो आपको एट द एंड मिल जाता है। तो बस दुआ किया करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इस फैक्ट में आपकी बात से ना बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि जो आपको बेसिक से स्टार्ट करें। लाइक कि मैं इवन कहता हूँ कि जो पीपीएससी के टेस्ट हैं, अगर आप टेस्ट को देखें ना, आप 6 से लेके 10 तक का सिलेबस पढ़ लो, पाकिस्तान स्टडी का, इस्लामियात का, आपको लगेगा यार कि पेपर तो इसी में से बना हुआ, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आया हुआ, बेसिक चीजें तो यही है, स्टोरी आपको वहीं से समझ आ जाती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू महक, एंड नाउ प्लीज रिटर्न hosting to me, and I will request Mr. Tariq. Sir Tariq, if you could, Miss महक, मुझे आप होस्ट जो है, यस, होस्ट मुझे बना दें काइंडली। यस, थैंक यू। सर तारिक, आप मुझे सुन रहे हैं, आवाज़ मेरी सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपना मैक, अपना कैम ऑन कीजिएगा।
मिस महक, आपका कैम आपका ऑन है और आप मुझे ना होस्ट बना दें। आपका कैम शायद ऑन हो गया, मुझे वो बना दें, होस्ट बना दें। जी मैं आपको बना रही हूँ host। ओके सर तारिक, आप आर यू हियर? तारिक साहब, नेट का तो नहीं इशू किसी? जी गाइस, तारिक साहब जब तक ज्वाइन करते हैं, आपका किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप अपना हैंड रेज कर दें, मैं आपको मौका देता हूँ आपको क्वेश्चन पूछने। ताहिर अब्बास जी, प्लीज ताहिर अनम्यूट करें अपने आप को और बोलें। बुक्स का मैंने जिक्र किया है पहले, तो अभी अब दोबारा आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप उसको सुन लीजिएगा। थैंक यू मिस महक, फातिमा होस्टिंग इज विद मी राइट नाउ। ताहिर बात करना चाह रहे थे। जॉब्स जो हैं वो अनकरीब आ रही हैं, ये आप कह लें कि ये जो आने वाले 2 महीने हैं, इनके अंदर किसी भी वक्त जो है वो ऐड आ जाएगा, आपको हलचल महसूस होती हुई भी नजर आ जाएगी कि हलचल हो रही है इसके अंदर। बाकी ये अर्ली स्टार्ट करना जो है वो ज़रूरी, इसलिए काफ़ी सालों बाद आ रही हैं ये जॉब्स। और इन जॉब्स का जब आना है तो लोग जो 3 साल से डिग्री के जितने भी ग्रेजुएट रखे हुए हैं उनसे आपने कम्पीट करना है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर। निगहत बात करना चाह रही हैं जी, निगहत प्लीज़ आपको क्वेश्चन। एमएड बेस पे अप्लाई कर सकते हैं आप हेड के लिए या एसएस एजुकेशन के लिए। यहाँ पे एजुकेटर के लिए एमएड आपका कंसीडर नहीं होगा एज अ सब्जेक्ट। जी निगहत, आपने हैंड रेज किया हुआ है, वहीद हुसैन ने हैंड रेज किया हुआ है, आप में से कोई भी बोलना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एज कितनी होगी इस दफा? ये एक्सपेक्टेडली जो है वो 38, फीमेल के लिए 38 ईयर्स तक अलाउ होगा और मेल के लिए 35 ईयर्स। सर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कितनी रिलैक्सेशन होगी इसमें? उसमें से आप उसकी सर्विस निकाल दें, बस जितनी ये जितनी उसकी सर्विस है वो उसमें से निकाल दें। सर ये एजुकेटर्स के लिए भी ये जी निकाल लेते हैं, यानी कि जी हमें जी। परमिशन होगी गवर्नमेंट सर्वेंट को? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एनी अदर क्वेश्चन? होगी इजाजत इसमें, आप सेम स्केल पे नहीं कर सकेंगे। यस, विदाउट बीएड एमएड यू कैन अप्लाई। बीएड एमएड कंपल्सरी नहीं है, उसके नंबर्स होते हैं, जो जिसका होगा उसको 5 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा इजाफी। 5 में से जितने परसेंट उसके हैं, लाइक अगर उसके 70% है तो उसको 3 नंबर मिल जाएंगे, 80% है तो 4 पे, इस तरह से चला जाए। कंपल्सरी नहीं है, बीएड वाले अब बीएड के बगैर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सर एमफिल पीपीएस के के लिए तो होता है एज रिलैक्सेशन, तो क्या सही ये जो एजुकेटर्स की जॉब्स आ रही हैं इसमें भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एज रिलैक्सेशन सेम उसी तरह ही होती यस है? होगी होगी होगी। और एमफिल के नंबर्स होते हैं जी, एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं। आप आईआर वाले जो हैं वो पाकिस्तान स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडी क्योंकि इक्विवेलेंट होता है ये पाकिस्तान स्टडी के आईआर को अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि कोई पॉलिसी के अंदर वाजे करके ना लिखा हो कि बस यही लोग। आप ये पूछ रहे हैं कब आनी है, ये जल्द आ रही हैं जॉब्स।
अभी आपने अखबारात में सुना होगा कि उन्होंने 1 लाख जॉब का ऐलान कर दिया कि रिक्रूट करनी है, जिसमें 33,000 एजुकेटर्स हैं। इसका पहला बैच जो है वो 17,000 एजुकेटर्स का भी अनाउंस होने वाला है। नहीं, बीएड के नहीं, जब जिसकी डिग्री कंप्लीट होगी ऑब्वियसली उसे मिलने हैं ना नंबर, जिसकी स्टार्ट है उसे, जब रिजल्ट जिसका आ जाएगा अप्लाइंग डेट से पहले पहले उसको मिलेंगे। जी मैं कर दूंगा, बिल्कुल आएगी। Thank you so much जी for your time and patience, और it had been a very good session with you all. Wish you best of luck, and again thank you Miss Maya Fatma, and sorry for तारिक साहब का जो इंटरनेट कनेक्शन था तो वो ज्वाइन नहीं कर सके। बहुत सारे हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं इनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नेट का इशू है, मतलब अभी इधर भी मेरे पास भी बड़ा स्लो आ रहा था कि शायद इशू है आज ऑल ओवर। सो मैंने वो जिक्र किया है जिशान पूरा डिटेल में, आप इसको, इसका लिंक आएगा ग्रुप के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर इस सेमिनार का, तो उसको सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।